अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ डायबिटीज़। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा उरूज रियाज है। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड आई विल बी होस्टिंग टुडे। आज का हमारा प्रोग्राम है रिगार्डिंग मिथ्स ऑफ रमज़ान एंड डायबिटीज़। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर सैयद रियाजुल हसन। ही इज़ एचओडी मेडिसिन डिपार्टमेंट, कतर हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर पीजीएमए प्रोग्राम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर, हमारा ये जो वॉइस ऑफ डायबिटीज़ है, इट्स एन अवेयरनेस इनिशिएटिव जो हम आवाम को रफ्ता रफ्ता जो वो है आगाही है वो पहुंचाते रहते हैं। आपका ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बुलाने का शुक्रिया। ऐसे जितने भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि हम अपने आवाम को, जनरल पब्लिक को, खुसूसन वो लोग जैसे आज का प्रोग्राम है डायबिटीज़ के हवाले से और रमज़ान के हवाले से, ये हमेशा से इसका एक खला रहा है कि लोगों को कम इंफॉर्मेशन मिलती है। इस किस्म के प्रोग्राम इसको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों को रोज़ा रखने के मुतालिक जो मुख्तलिफ मिथ्स हैं कि कौन रख सकता है, कौन नहीं रख सकता, और कितने उसके अंदर किन लोगों के लिए किस किस्म की ग़ज़ा खानी चाहिए, इस किस्म की अगर इंफॉर्मेशन पहले से दे दी जाए तो यकीनन ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। और मैं अप्रिशिएट करूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। सर, हमारा पहला सवाल होगा भी इसी के मुतालिक, जैसे आपने पहले बताया, कौन से डायबिटिक्स रोज़ा रखें और कौन से ना रखें? अच्छा, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि हर मुसलमान जो है वो चाहता है, मर्द औरत छोटा बच्चा, जो कि हमारे फ़र्ज़ है रमज़ान के रोज़े, कि क्या वो रोज़े इसको मुकम्मल कर लें और सारे के सारे कोशिश करते हैं कि सारे के सारे रोज़े रखें। अच्छा। लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक स्पेशल ग्रुप हो जाते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं और वो जो रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा ग्रुप ऐसा है कि जिनको हम कहें कि ऐसे लोग थोड़ा सा देख के मौलिक के मशवरे के मुताबिक रोज़ा रखें। तो उनमें चंद एक ग्रुप ऐसे हैं कि जिन लोगों को ऐसे हो जिनको शुगर लो हो जाती हो, और ख़ुसूसन वो लोग जिनको कि शुगर लो हो और अवेयरनेस ना हो। ऐसे होते हैं बहुत सारे जिनको सिम्पटम्स नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती, और उनको जब चेक करते हैं तो शुगर लो होती है। ये लोग एक डेंजरस ग्रुप है। इसी तरीके से वो लोग जिनको कि लो शुगर हुई हो पिछले 3 महीने में, अगर आपके पास गए हो, डॉक्टर मॉलिज देखता है, या बहुत ही अनकंट्रोल हाई शुगर रहती हो, या फिर वो लोग जो कि किसी किस्म की डायबिटीज़ के साथ मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैं, कोई पेशेंट डायलिसिस पे है, बहुत एडवांस लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, एडवांस कार्डिक पेशेंट हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या बहुत ही एल्डरली हैं जिनको कॉग्निटिव उनको समझ नहीं है, अपने मुतालिक कोई केयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ग्रुप को थोड़ा सा रोज़ा रखने को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो रोज़ा रख सकते हैं मौलिज के मशवरे के साथ। सर, तो कौन से ये लोग हैं, ये कितनी एहतियात के साथ ये लोग रोज़ा रख सकें? अच्छा देखें, एक बात तो वो हो गई कि एक्सट्रीम ग्रुप हो गया जी। कि जिनको कि हम कहते हैं कि ये अवॉइड ही करें। मसलन जैसे मैंने कहा कि वो पेशेंट जो डायलिसिस के ऊपर पेशेंट है, वो पेशेंट जिनको कॉग्निटिव अवेयरनेस नहीं, एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, ये तो वो लोग हैं जिनको कि हम, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनको कि हम कहते हैं कि रोज़ा ना रखें। अदरवाइज़ बिल्कुल रोज़ा अगर कि वो मालिश से अपने, सबसे पहले हम सारे ऐसे मरीज़ों को कहते हैं कि अपने मालिश से रमज़ान से 1 से 2 महीने पहले जाके मिल लें और अपनी दवाओं, अपनी अलामात और अपने सिम्पटम्स को चेक करवा लें, ताकि उनको ये बताया जा सके कि भाई ये वो इंडिविजुअल कितने एहतियात के साथ रोज़ा रख सकते हैं या लिबर्टी के साथ रोज़ा रख सकते हैं। सही। तो इन लोगों को, जिन लोगों को हम कहते हैं कि भाई अपनी शुगर को अपना अगर मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर उसके एक सर्टेन लेवल के ऊपर शुगर आ जाती है, तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि भाई इन लोगों को जो है रोज़ा नहीं रखना चाहिए। या जिनको बिल्कुल ही अनकंट्रोल शुगर चल रही हो तो वो रोज़ा ना रखें। अदरवाइज़ बाकी सारे ग्रुप जिनको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कॉग्निटिवली ठीक हैं, मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। तो कम से कम वो 1 से 2 महीने पहले अपने मौलिद से राब्ते में आ जाएं तो फिर वो रोज़ा रख सकेंगे। अच्छा, रमज़ान आते ही लोगों की तैयारी बहुत मुख्तलिफ ग़ज़ा में शुरू हो जाती है, जैसे कि खजूर का आना और खजला फेनी और ये सब चीज़ें ग़ज़ा के एतबार से। तो क्या खजूर हो गया या लाल शरबत हो गया या बेकरी की जैसे पकोड़े हैं या समोसे हैं, तो ये लोग क्या ये बिल्कुल तर्क कर दें, या ये लोग कुछ मिक़दार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। हर आदमी हमारे यहाँ तो अफ़तार तो जिस तरीके से बनता है वो तो माशाल्लाह से रखता है वो बहुत एहतमाम के साथ, और अगर वो चीज़ें खाने को ना मिले तो हर आदमी दस्तरखान के अंदर दूसरे लोग खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे हैं। जी।
तो बहुत अच्छी लोगों ने गाइडलाइंस बना ली है और अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बिल्कुल ही कह दें कि चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे रोज़ा जैसे सब लोग खजूर से खोल रहे हैं, आप भी खजूर से खोलें, बिल्कुल इत्मीनान के साथ खोलें। हाँ, हम ये कहते हैं कि कोई ऐसा अच्छा ये है कि किसी शरबत का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है और वो उसके साथ खजूर के साथ पानी पी ले। और मेरी मेरी राय है कि आम पब्लिक को भी यही करना चाहिए, नॉट नेसेसरली कि वो सिर्फ डायबिटिक। डायबिटिक करे। उसके अलावा बिल्कुल इत्मीनान से जो है वो एक प्याला जो है सफ़ेद या काले चने का इस्तेमाल कर सकता है। वो आधा एक प्याले जो है वो दही फुल्की ले सकता है, दही बड़े से ले सकता है। इवन चाट इस किस्म को जिसमें चीनी ना मिली हुई हो, चाट बना वो वैसे अगर एक फ्रूट पूरा ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से अब सवाल रह गया असल चीज़ का, असल चीज़ कि हम पकोड़े और समोसे और उसका क्या करें? तो देखें जी बिल्कुल गाइडलाइन के साथ तो ये है कि आप इत्मीनान से एवरेज साइज़ के 2 पकोड़े खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि पकोड़े नहीं खा सकते। और नहीं तो अल्टरनेट तौर पे एक छोटा समोसा दरमियाने साइज़ का खाना चाहें, एक आधा रोल खाना चाहें, तो आइदर ऑफ कोर्स ये नहीं होगा कि सारे ले लें। ओकेजनल कभी 2 चीज़ें ले ली तो ठीक है, लेकिन इनमें से इन सारी चीज़ों को खाते हुए उसने चना भी खा लिया, उसने दही फुल्की भी ले ली है, दही बड़े भी ले लिए, उसने चाट भी ले ली और उसके साथ उसने 2 पकोड़े खा लिए या 1 समोसे खा लिए। आई थिंक इज़ मोर देन इनफ कि अच्छा है कि कहीं ऐसी पाबंदी नहीं है कि बिल्कुल ही बंद है, कि लोग दूसरे खा रहे हैं और आप बिल्कुल ही नहीं चख रहे, जी। ऐसी कोई बात नहीं। तो जैसे एतदाल में रहते हुए खाना खाया जा सकता है। नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे होता है कि अफ्तार भी हुई और फिर खाना भी हुआ, तो उसके बारे में क्या हिदायत? अच्छा बिल्कुल जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको 3 दफ़ा का मील करना चाहिए। उनकी सेहरी भी होनी चाहिए, उनका अफ्तार भी होना चाहिए, उनका डिनर होना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो। और डिनर के हवाले से ये है कि एक तो तरीक़ा ये है कि अफ्तार और डिनर साथ हो जाता है। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतर ये है कि वो तकरीबन 2 ढाई घंटे के बाद, यानी लोग अमूमन तौर पे अगर तरावी पढ़ने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो उसके बाद इशा की नमाज़ के बाद ज़रूर खाएँ। और उनको यकीनन वो दोपहर रात का खाना भी खाना चाहिए एज़ ए डिनर और बिसाइड के उनकी सेहरी और अफ्तारी। तो उसमें जो एतदाल है वो अपने जैसे अगर अफ्तार का टाइम, क्योंकि एक थोड़ा-सा एक बेहतर टाइम है, तो उस वक़्त आप जो मिकदार है वो थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो डिनर टाइम है, जो आप रात में जैसे तरावी के बाद खाना खा रहे हैं, उसका जो अमाउंट है उसको कम कर तो दें। उसको कम करते हैं, उसको कम उसका कर अमाउंट को कम कर दें। सर, पानी के बारे में क्या हिदायत है? कितना ज़्यादा पानी पीना चाहिए? अच्छा पानी तो बिल्कुल सही बात है। एक तो सेहर से लेके अफ्तार तक अफ्तार से लेके सेहर तक के जो दरमियान है, उसके अंदर तो जितना आप मैक्सिमम पानी का इस्तेमाल करें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। और यही एक सबसे बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस होते हैं कि रमज़ान शरीफ इस साल तो मुकाबलतन अच्छे मौसम में आ रहा है, लेकिन अक्सर जगहों पे काफ़ी गर्मी और लंबे रोज़े होते हैं, जी। 16 घंटे या उससे ज़्यादा, जो कि यूजुअली एक रिस्क फैक्टर समझ आता है कि 16 घंटे से ज़्यादा का रोज़ा हो, तो ऐसी जगहों के ऊपर तो खुसूसियत के तौर पे पानी का बहुत अच्छा एहतमाम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। और सर, सेहरी के बारे में क्या वो है कि आप क्या खाएँ और कितनी मिकदार में खाएँ? अच्छा, सबसे पहले सेहरी डट के खाएँ और आखिर तक खाएँ। डट के मुराद मेरी ये नहीं है कि आपने उसके अंदर सबसे पहले एक लफ्ज़ हम लोग बहुत सारी टेक्निकल इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बेचारे जो मरीज़ है उसको कुछ नहीं पता। समझ नहीं पाते। हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ हुई? तो भाई हम लोग को आसान शब्दों में समझाया जाए कि भाई जो आप चक्की के आटे की, जिसको लाल आटे की या रोटी कहते हैं, एक दरमियानी साइज़ की चपाती बना लें, या अगर इवन आप पराठा खाना चाहते हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन वो 2 टीस्पून ऑयल के साथ उसको बना लिया जाए, तो ये पराठा हो गया। अब दूसरी चीज़ उसमें साथ में अपने अंडे मिला लें। आप 2 अंडे की सफ़ेदी खा सकते हैं, 1 अंडा पूरा खा सकते हैं। अगर आपको कुछ सालन चाहिए तो जैसे चिकन की कोई करी है तो 2 छोटी बोटी के साथ वो खा सकते हैं, 1 प्याला दाल के साथ ले सकते हैं, वो चपाती और ले लें, आप खा सकते हैं। योगर्ट बहुत अच्छी चीज़ है कि योगर्ट जो है या आप जो है वो सेहरी में ले लें तो अपने साथ, और सेहरी को काफ़ी लेट तक रखें और खूब अच्छी तरीके से पानी पिएँ। कि ये लोग बहुत अर्ली ख़त्म कर लेते हैं सेहरी, लेकिन इन लोगों को चाहिए कि थोड़ा-सा एक्सटेंड सेहरी खाएँ, लास्ट वक़्त तक खाएँ, ताकि वो अपने इनका एनर्जी लेवल जो हो वो मेंटेन रहे। सर, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में थोड़ी हिदायत दरकार होगी कि वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, और जब अगर हो गया तो फिर आप क्या करें उसके लिए? अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे पहले तो एक मिथ ये भी है कि क्या रमज़ान शरीफ के अंदर अगर हम शुगर चेक करें तो खून निकल जाता है और रोज़ा टूट जाता है, तो भी एक तो ये मिथ लोगों में नहीं होनी चाहिए। तो जितने टाइम चाहे शुगर को चेक कर सकते हैं।
वैसे तो गाइडेड यही है, गाइडलाइन तो यही है कि आप जो है वो सेहरी से पहले और फिर सेहरी के बाद और जब आप उठे या मिड डे के ऊपर, फिर असर के वक्त और अफ्तार से पहले, ये 4-5 दफ़ा शुगर चेक करें। अच्छा, प्रैक्टिकली तो शायद इतना हम पॉसिबल ना। पॉसिबल नहीं होता है। तो एटलीस्ट 2 वक्त में ज़रूर है कि एक तो मिड डे में जब आप उठते हैं और 11-12 बजे के करीब जो है आप जब एक्टिविटी कर रहे हो तो उस टाइम पे अपनी शुगर चेक कर लें। तो एक गाइडलाइन तो ये है कि अगर अर्ली जो शुगर है 12 बजे से पहले अगर आपकी शुगर जो है वो 70 या उससे कम हो जाए मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर उससे कम हो जाए तो कहते हैं कि आप रोज़ा खोल लेना चाहिए। और यही अगर शुगर लेवल अगर के टुवर्ड्स असर के करीब हो रही है तो आप अपनी एक्टिविटी को मिनिमाइज़ कर दें और मोर फ्रीक्वेंट शुगर को मॉनिटर करें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती है और फिर आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए नंबर 1 हो गया कि ध्यान में रखें कि ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए और मॉनिटरिंग करनी चाहिए। नंबर्स के अगर मुतालिक बात करेंगे तो नंबर्स ये हैं कि अगर 70 से कम हो तो ख़तरनाक है और कोशिश की जाती है कि थ्रू आउट रोज़े के दौरान आपकी ब्लड शुगर 100 से 200 के दरमियान रहे, बीच में रहे। जी। तो इसका मतलब है कि अगर 70 से कम की शुगर आप देखें तो आप रोज़ा उस वक्त तोड़ सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको इसके लिए 2 चीज़ें बता दी। एक तो चीज़ ये बता दी मिड कि डे। मिड डे के ऊपर तो आप बिल्कुल, और अगर आप असर के करीब ऐसे हो रहे हैं और आपको बहुत मेजर सिम्पटम नहीं आ रहे हैं और अपने आप को स्लो रख सकते हैं और हर आधे घंटे पे शुगर चेक करें। 60 का भी एक लोगों ने कट ऑफ रखा हुआ है कि 60 पे तो ज़रूर खोल लें, चाहे वो 1 घंटा रह गया हो रोज़ा ठीक करने के लिए। ठीक है। तो उसके ऊपर ज़रूर खोल लें, क्योंकि फिर आपके पास हो सकता है कि वो टाइम ज़रा डेंजरस हो और तेज़ी से शुगर लो हो जाए। तो 70 एट द टाइम ऑफ असर के करीब आप अगर अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लें एंड मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग के साथ रख लें तो रोज़े को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इसी दौरान अगर आप देखें मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग से कि अगर ये शुगर जो है वो 60 या उससे भी कम होना शुरू हो तो उस टाइम पे भी खोल लें। और इन द अर्ली टाइम के ऊपर 12 बजे से पहले तो अगर ये होती है तो डेफिनेटली, स्पेशली वो लोग जो सल्फोनाइल यूरियाज के ऊपर होते हैं, जो इंसुलिन के ऊपर होते हैं, उनको तो डेफिनेटली खोल लेना चाहिए। कुछ लोग असल में अफ्तार इस तरीके से करते हैं कि एक मिथ है कि अगर आप अफ्तार में बहुत सा खाएं तो आपका अगले दिन के रोजे में हाइपो के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बात के सब जी, ये देखें, बात ये है कि तो सिंपल फिजियोलॉजी अब ज़हर के मरीज को उसके लैंग्वेज में सिखाना चाहिए कि बेहतर ये खाना है, उसकी एक लिमिट है और वो एक एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसका एक लेवल आपको दे दिया, उसने पीक कर दिया और पीक के बाद उसने नीचे ही आना है। तो वो खाना आपका अगले दिन नहीं चलेगा। चलेगा है। बोलते हैं ना, हाँ, चलो गुहान नहीं है कि उसके अंदर जमा हो रह जाए। ठीक तो है। आपको जो है वो सेहरी, अफ्तार और डिनर इसीलिए बताया गया है, वो इत्तेदाल के साथ तीनों वक्त खाइए, पानी का ख्याल रखिए, तो रोज़ा ज़्यादा बेहतर गुजरेगा इंशाल्लाह। अच्छा, वर्जिश के बारे में क्या हिदायत है कि ये जो डायबिटिक्स हैं क्या दौरान रोज़ा ये वर्जिश कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये हो गया कि वर्जिश से मुराद अगर कि विगरस एक्सरसाइज है तो इसको तो रोज़े के दौरान नहीं करना। नहीं कर सकते। सिंपल वॉक वगैरह करनी है जो तो उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं कि वॉक कर सकते। बेस्ट टाइम अगर एक्सरसाइज का है लोगों को बेस्ट टाइम तो ये है कि रोज़े के 2 घंटे के बाद कहते हैं कि आप जाके विगरस एक्सरसाइज कर लें। उससे पहले अगर ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें तो बहुत अच्छा है। और दूसरा वो जो वॉक का ऑल्टरनेट जो लोग भी तरावी वगैरह पढ़ते हैं तो वो एक अच्छी एक्सरसाइज होती है जो एवरेज वॉक के इक्विवेलेंट समझी जाती है कि जो लोग ये पढ़ लेते हैं ये एक्टिविटी से भी। तो एक्सरसाइज ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज ड्यूरिंग रोज़ा वो एहतियात की बिना पे ना करें। अच्छा, अगला सवाल भी यही था कि क्या तरावी क्योंकि अगर तवील तरावी है तो क्या ये रिस्क हो जाता है पेशेंट के लिए जो कि डायबिटिक हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कि उसकी शुगर वो अपनी मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल में रह रही है और वो अच्छे से अपना सेहरी करके अफ्तार करके गया है मरीज़ और अच्छे से पानी का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल इत्मीनान से वो अपनी तरावी को सर, जो पेशेंट्स हमारे पास मेडिकेशन, 2 तरीके के पेशेंट्स होंगे, एक जो मेडिकेशंस पे होंगे और एक जो इंसुलिन के ऊपर होंगे। तो इन लोगों को आपने कहा कि 2 महीने पहले आके अपनी जगह चीज़ों को एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं या जो गोलियों के ऊपर हैं? अच्छा, इंसुलिन वालों को तो डेफिनेटली आ जाना चाहिए क्योंकि उनकी डोज को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। रिगार्डलेस इवन ये का रिकमेंडेशन है कि इवन उनकी शुगर अगर हायर लेवल के ऊपर हुई तब भी आप उसको मॉनिटर करके इसको जितनी मिकदार को कम करना है वो कम कर लिया जाए। जो ड्रग्स पे होते हैं ओरल टैबलेट्स के ऊपर होते हैं उनमें एक ग्रुप कहलाती है जिसको सल्फोनाइल यूरियाज कहलाता है। जी।
ये सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप वालों को तो जाके ये भी वो ग्रुप है जो डेफिनेटली जाना चाहिए। जाना तो सबको चाहिए, लेकिन अगर आप सवाल करें स्पेसिफिकली कि वो ग्रुप जो और दवाएँ हैं, DPP-4 है या SGLT2 है, ये इस किस्म की हैं दवाइयाँ जो हैं, मेटफॉर्मिन है, तो इनको शायद लिबर्टी हो कि अगर हम उसको एडजस्ट नहीं भी करें और उनके लिए हमें डे टाइम से शायद उसको हम उसको सहर और अफ्तार के लिहाज से उसको चेंज भी ना करें, और डेफिनेटली वो लोग जो इंसुलिन के ऊपर हैं, जो लोग सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप के अंदर उनको डेफिनेटली उनको डेफिनेटली जाने चाहिए। उनकी चीज़ों पर डॉक्टर को अकॉर्डिंगली रमज़ान शरीफ के लिहाज से एडजस्ट करना चाहिए। कुछ लोगों का समझना ये होता है कि जैसे रमज़ान है होंगे तो ज़ाहिर सी बात है रोज़े होंगे, रोज़ों के अंदर आपकी शुगर्स जो हैं वो लोअर साइड के ऊपर होंगी, तो क्या ऐसे लोग अपनी जो मेडिकेशंस हैं उनको तर्क कर दें? नहीं, कतई नहीं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो एक तो जैसे ही खाएँगे तो ज़ाहिर है उनकी अपनी शुगर फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी होगी। ये भी तो ज़हन के अंदर है ना कि ये सिर्फ़ रमज़ान का टाइम नहीं है। और फिर ये है कि अगर आप प्रॉपरली मील के साथ आप एडजस्टेड चल रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ ने एक फिज़ियोलॉजी ऐसी बनाई है कि रमज़ान शरीफ के अंदर कोई ऐसा ड्रास्टिकली लो नहीं शुगर हो जाएगी कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, या ड्रास्टिकली ऐसा नहीं हो जाएगी लो शुगर कि आपको दवाई तर्क कर देनी पड़ेगी। क्योंकि इसीलिए सबसे पहले बताया ही जा रहा है कि आपको मॉनिटरिंग करनी है और अपनी दवाओं को एडजस्ट करना है, बंद नहीं करना है। ठीक है, दवाएँ बंद नहीं करेंगे। दवाई बंद नहीं करेंगे। सर बहुत सारे लोग जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग इंसुलिन की जो जब लगाना है, क्या उसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंसुलिन को तर्क कर देना चाहिए, या फिर अगर वो लगाएं तो किस वक्त में लगा लें? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। जो इंसुलिन, एक रफ़ आइडिया तो ये है कि जो लोग सुबह की डोज़ लगाते थे, वो डोज़ जो है वो अफ्तार पे चली जाएगी। दूसरा सवाल, क्या रोज़े के दौरान इंसुलिन लग सकती है कि नहीं लग सकती? जी। ठीक है ना? तो वो तो इसके लिए कतई कोई ममानियत नहीं है, ठीक है? और ये मैं कोई मौलवी की हैसियत से नहीं कह रहा, लेकिन ये एक रमज़ान गाइडलाइंस हैं और बहुत सारे उलमा कराम और सब ने मिल के ये बात वो की है जी। कि उसके ऊपर लगा दें। कि बहुत सारे लोग कहते हैं, तो आप कहते हैं खाने से पहले लगानी चाहिए, तो क्या हम अफ्तार से पहले लगाएं? बिल्कुल अफ्तार से पहले आप लगा लें, उसके बाद जैसे जो आपको 15-20 मिनट पहले का है। आजकल तो बहुत सारी इंसुलिन तो है, उसके साथ ही साथ लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम चूँकि हम ऐसे सोशल इकोनॉमिक उसमें रहते हैं कि बहुत सारी इंसुलिन हम लगा रहे थे जिनको खाने से 15-20 मिनट आधे घंटे पहले लगाना चाहिए, तो बिल्कुल वो पहले लगा लें, रोज़ा नहीं टूटेगा, नंबर 1। और नंबर 2, हाँ, डोज़ एडजस्टमेंट के मुतालिक मैं बार-बार कह रहा हूँ कि डोज़ एडजस्टमेंट उनके अपने मुआलिज से उन्होंने करवा ली होगी कि उनकी सुबह की डोज़ जो है वो उसको अफ्तार में ले जाएँ, तो अफ्तार में 20% करना है, 25% करना है, 30% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंसुलिन कि उसको कैसे किया जाए। जो आपका रात का डोज़ था वो आप सेहरी में ले गए, उसको एक रफ़ गाइडलाइन है कि उसको हाफ़ कर दिया जाए, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि स्टैंडिंग फिजिशियन आपको देखता है और वो क्या कह रहा है। ठीक। सर आपने जैसे पहले बताया कि ना शुगर चेक करने से रोज़ा टूटता है और ना ही इंसुलिन लगाने से। तो ये जो शुगर चेक करने की आपने कहा कि 4 दफ़ा तक, किताब ये कहती है कि 4 से 5 दफ़ा, लेकिन ये 2 दफ़ा जो मिड डे वाली चीज़ थी, उसके अलावा 1 दफ़ा और जो करें तो वो कब शुगर चेक तो करें? यूजुअली ये कहते हैं कि असर के करीब जो है अपनी शुगर को चेक करें। 2 ये ऐसा टाइम है कि जिसके ऊपर, क्योंकि हमें हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसको ज़रूर अपने ज़हन के अंदर रखना है। तो अगर बहुत फ्रीक्वेंट नहीं चेक कर सक रहे हैं, आइडियल तो चीज़ ये हो गई। अब आइडियल चीज़ को फ़ॉलो हर आदमी नहीं कर सकता है पूरे महीने के लिए, तो एटलीस्ट उसको जो है ये मिड डे का पता हो और ये पता हो कि वो असर के करीब चेक कर ले। मेरे ख्याल में कुछ लोग मतलब इस तरीके से भी करते हैं कि रजब और शाबान में भी रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम से ही आप अपनी जो ड्रग्स हैं उसको ऐसे करके कैलकुलेट कर लें, तो उसको इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में आसान हो जाता है। सर आप आवाम को एक कंसाइज मैसेज रिगार्डिंग दिस रमज़ान क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान शरीफ आने वाला है, जिन जिन को नसीब हो सबको मुबारक हो। दूसरी बात ये है कि रमज़ान और डायबिटीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ आ गई कि भाई रमज़ान आ गया, मैं तो शुगर का मरीज़ हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ या मुझे कमज़ोरी हो जाएगी। ये आपके ज़हन के अंदर तो ज़रूर ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन एक्चुअली बिल्कुल इत्मीनान से अपने मुआलिज के पास ज़रूर जाइए। अपने मुआलिज के पास रमज़ान शरीफ से अगर आप 2 महीने पहले नहीं तो 1 महीने पहले ज़रूर चलें ना, एवरेज हम कहते हैं 5 to 6 वीक बिफोर द रमज़ान आप चले जाएँ और अब जाके अपने मौलिद से पूछें, उनसे अपने सारे इस दौरान आपकी शुगर्स कैसी रहती थी वो देख लेगा, ज़्यादा है या कम है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़े इत्मीनान से आप रोज़ा रखिए और सारे सवाब हासिल करें।
कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आम पब्लिक के लिए मेरा मैसेज ये है कि अपने मुआलिज से मिलके बात करके बिल्कुल इत्मीनान से रोज़ा रख सकता है। ये सारे मिथ्स हैं कि हमारा रोज़ा नहीं रख सकेंगे, हमें कमज़ोरी हो जाएगी, हमारी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। अगर उसने अपने प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर अ वेरी वंडरफुल एपिसोड सर। इसमें हमने जो चीज़ रिसर्च सबसे ज़्यादा की है वो ये कि रमज़ान एक बहुत बाबरकत महीना है। हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ साथ एक फैमिली कंसर्न जो हमारे होते हैं, सब लोग एक दस्तरखान पे एक साथ बैठते हैं। तो जो ममानियत मेरे ख़्याल में जो शुगर के मरीज़ों के लिए है, जैसा कि हमें शुगर की प्रेवलेंस पता है, तो फिर इस हवाले से जो नॉन डायबिटिक्स भी हैं वो भी सेम वही चीज़ें करें जैसे कि जो आपके डायबिटिक घर के अफराद कर रहे हैं। एक साथ मिल के करें, थोड़ा एक्सरसाइज का भी जो वो है, साथ में जो इबादत कर रहे हैं वो भी एक साथ करने की कोशिश करें। अपने मौलिद से राब्ते में रहें। अगर 17 फरवरी रमज़ान शुरू होने हैं तो 15 जनवरी के अराउंड आपको अपने मौलिद से राब्ते में आ जाना है और जो भी हिदायत वो देते हैं उनको फॉलो भी करना है ताकि आप एक आराम से इस बाबरकत महीने की फजीलत हासिल कर सकें। शुक्रिया। फार्मीवो आपके लिए लाया है आपका अपना पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट, जिसकी मदद से आप अपना और अपने चाहने वालों का फ्री डायबिटीज रिस्क असेसमेंट करवाने के साथ साथ डायबिटीज के बारे में मुकम्मल मालूमात बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तो अभी अपने पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट के व्हाट्सएप नंबर 0333 0320262 पर राब्ता करें। फार्मीवो का ख्वाब एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम।